बैक जी नाजरीन, अब ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह और मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह। हमारे दूसरे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। मेरे पास मेरे सबसे पहले जो गेस्ट हैं खालिद खान तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं पीपीपी के नुमाइंदे हैं वो, और आज तो बहुत सारे सवाल बनते हैं उनसे। मौसम भी कुछ इतना खूबसूरत मौसम और खूबसूरत मौसम के साथ बड़े खूबसूरत सवाल भी होंगे। फारूक अली खान हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताएं, पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ ज़रूर आऊँगी। पहला सवाल बनता है आपसे मैं करूँ, मुझे ये बताएं कि कराची की सूरत हाल, जो एक तूफ़ान की आमद थी और शुक्र है अल्लाह का कि टल गया, नहीं आया, तो बड़ी सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है इकदाम किए गए कि बोट आई और बड़ी सारी सिक्योरिटी हुई कि कराची की आवाम को कोई तकलीफ ना पेश आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। अच्छा, सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये साइक्लोन जो है टल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना अगर हिट होता तो ये बहुत सारी तबाही का पेशनेमा साबित हो सकता था। तो जो सिंध हुकूमत के इकदाम थे वो आप लोगों के सब सामने ही है, और शहरी हुकूमत ने जिस तरह से इस तूफ़ान से निमटने के लिए जो इकदाम किए वो बड़े काबिल तहसीन हैं। स्पेशली आपने जैसे ज़िक्र किया कि बोट्स भी मंगाई गई, तो वो एक बड़ा इशू है कि पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि जो बारिश हुई उसमें एक जो एक स्पेल था, एक ख़तरनाक स्पेल, उसमें नागन चौरंगी और जो उसके मज़ाफ़ाती एरियाज थे वो डूबे उसमें, और वो पानी जो था वो ड्रेन आउट नहीं हो सका। तो वो बोट्स जो थी स्पेशली इसीलिए मंगवाई गई थी कि किसी तरीके से उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो कल तो सिचुएशन बेहतर थी बहुत। बोट मंगवानी चाहिए थी कि या अपने इकदाम पिछले साल जो सिलसिला हुआ था और देखने के बाद अपना सिस्टम अच्छा करना चाहिए, अपनी चीज़ें बेहतर बनानी चाहिए, ना कि कराची की आवाम को अब बोट की तरफ हमें कैमाड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बैठ के हम लोग जाते हैं ना, बोट पे बड़ा शौक होता था बचपन में मुझे जाने का। फिर पर इस बार मुझे पता चला कि हमारी सिंध हुकूमत ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, इतनी दूर क्यों जाते हो, बारिश होने दो, आपको अवेलेबल होंगी ये चीज़ें। आप नहीं समझते कि हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए? ये तो आपकी असम्पशन है ना कि हमें इस तरह से करना चाहिए। ये तो नहीं नहीं, ये आवाम की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचा रही ये हूं। अनफोर्सीन सिचुएशन है बेसिकली। ये हमेशा नहीं होती, कभी कभार ही होती है ऐसी सिचुएशन। लेकिन ये बताएं कि अगर जो चीज़ें हुई हैं, अगर नहीं, ऐसी सिचुएशन कुछ दिन पहले जब बारिश हुई है तब भी नागन पे हुई है, तब भी नागन पे हुई है, लोगों की गाड़ियां डूब चुकी थी। वो जो एक पूरे नुलाज हैं उसमें सारी सफाई का इकदाम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली तरीके से मैनेज नहीं हो सकी थी। और आपने देखा ही होगा कि जो शहरी हुकूमत ने इकदाम किए हैं वो काबिल तहसीन है कि ये प्रॉपर हो सका और सारी चीज़ें जो पानी था वो ड्रेन आउट हो सका टाइमली। और कल पूरे तमाम आपने देखा कि जिस तरह सीएम साहब ने इकदाम किए और तमाम वज़रा को पाबंद किया और जो मुशीरान थे उनको पाबंद किया कि वो अपने अपने इलाकों में मौजूद रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी ड्यूटीज़ थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके एहसन तरीके से उनको अंजाम दिया। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये बहुत अच्छे इकदाम हैं और इनको शहरी हुकूमत को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल, और भी आपसे डिटेल में बात होगी। हमें देखने वाले नाजरीन अगर कोई सवाल करना चाहे और हमारे शो पे बात करना चाहे तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, खालिद खान साहब की तरफ आती हूँ, वाटर बोर्ड की ज़मीनों पर तोड़ फोड़ हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। असल में वाटर बोर्ड की ज़मीनों पे तोड़ फोड़ नहीं हो रही है, वाटर बोर्ड की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। अच्छा सूरत ये है। अच्छा, कब्जे हो रहे, पर जिनकी जमीन, जिनके घर बने हुए, जिनकी जगहें हैं, उनके तो समझे तोड़ फोड़ ही, जिंदगी में ही तोड़ फोड़ हो गई ना। दो इशू हैं, देखें ये तो इस हद तक तो सही है सिंध गवर्नमेंट का या केडीए का फैसला कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर प्राइवेट लोगों ने अगर कब्जा कर लिया है तो आप बिल्कुल उनको ख़त्म कराएं। और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर यही है कि जो भी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है, यहाँ असल में जो जंग चल रही है वो चल रही है दो इदारों के दरमियान। अच्छा। केडीए और वाटर बोर्ड के दरमियान। वाटर बोर्ड की पूरे कराची में फैला हुआ है और पूरे कराची के अंदर उसके रिजर्वायर भी हैं, उसके पंपिंग स्टेशन भी हैं। अब हो ये रहा है कि पीस पार्टी की हुकूमत है, केडीए इस टाइम मुकम्मल उनके पास है, उनके जो ऑफिसर वही चाइना कटिंग वाले लोग जो पहले कब्जा करते रहे हैं, जो पहले जो है कि जिन्होंने कराची को जो है लूटा है, अब उन्होंने टारगेट बना लिया है इन सरकारी जगहों के ऊपर। मतलब आप कह रहे हैं कि सरपरस्ती पीपल्स पार्टी की? देखिए हुकूमत जिसकी वही हुई ना। अच्छा ठीक है, अब आप जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि फर्ज करो केडीए, अगर फर्ज करो ये केएमसी का क्रेडिट लेते हैं कि जी उन्होंने बड़ी सफाई की, तो फिर केएमसी के जो लोग वहाँ पे अगर गलत काम करें तो उसका भी तो इन्हीं पर आएगा ना। अच्छा।
तो अब केडीए की सूरत हाल ये है वाटर बोर्ड की, कि वाटर बोर्ड की जो ज़मीनें हैं और केडीए की जो ज़मीनें हैं, ये दोनों इसका एक डील करता है इसको वजीर बल्दियात। यानी ये काम होना चाहिए कि वहाँ बैठें और बैठ के तय करें कि भाई ये ज़मीन इनकी है, ये ज़मीन इनकी है। हमारे ये सूरत हाल है कि जितने भी रिजर्वायर हैं, यानी सीओडी का है और आपका K2 का है, जितने भी हैं वहाँ पे मतलब जो केडीए ने वाटर बोर्ड को दिया, यानी दोनों एक थे। उसके बाद ज़मीनों के कुछ मामलात हैं, जो भी कानूनी मामलात हैं वो तय करने हैं वजीर बल्दियात को। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि अब वो ज़मीनें अरबों रुपए की हो गई हैं। अच्छा, मैं आपको मिसाल दूं यूनिवर्सिटी रिजर्वायर की। ठीक है। एक रिजर्वायर आधे कराची को पानी सप्लाई करता है, रिजर्वायर है वहाँ पे। हुआ ये कि ये इनके दौर में नहीं, इससे पहले जो है जो दौर गुजरा है, उस दौर के अंदर सारी चारों तरफ जो चाइना कटिंग वाली थे उन्होंने चारों तरफ चाइना कटिंग कर दी, यानी वो रिजर्वायर आ गया बीच में। अब अगर वो रिजर्वायर में कोई भी दरार पड़ती है, कोई भी जलजिला आता है या कोई मामला होता है, आप यकीन करें कि हज़ारों की नहीं तो सैकड़ों जो घर बने हुए हैं वहाँ पे, वो सब आबादी डूब गई। जबकि वो सारी जगहें यानी 1100 एकड़ ज़मीन है वो जो वाटर बोर्ड की उसमें आती है, बाकायदा बाउंड्री है, बाउंड्री लगी हुई है, गेट लगा है, उससे बाउंड्री के बाहर उसको सबको दे दिया गया। अब हो ये रहा है कि अब उस पट्टी को काट के उस रिजर्वायर को मजीद महदूद कर रहे हैं और इसके अंदर केडीए का अमला मुलव्विज़ है। बाकायदा उन लोगों को, बिल्डर्स माफिया को अपनी गाड़ियों में बैठा के लाते हैं। अच्छा। और ला के वहाँ पे जो है कि इसका विजिट कराते हैं और इसमें जो है कि इसका उनका काम ये है, यानी अभी तो ये ताज़ा तरीन वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है जो कि मतलब ये समझो दो इदारों का मामला था, उसको जो है कि इसका थोड़ा सा खामोश किया गया। यानी यहाँ तक हुआ कि जो मस्जिद बनी हुई थी उसकी दीवार तोड़ दी। अच्छा। इसलिए कि 400 गज का प्लाट उन्होंने जो अलाट कर दिया। ठीक। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन फर्ज करके किसी मकान में रह रहे हैं वहाँ पे। भाई आपका काम यह है कि आप अपने जो गुंडे और जिस तरीके से पति कहाँ से पता नहीं मुलाजिम हैं भी कि नहीं है वो लोग, अच्छा। उनको लाके गाड़ियों के अंदर जब आप ख्वातीन से बदतमीजी कर रहे हैं तो क्यों आप ये काम एमडी वाटर बोर्ड डीजी केडीए ये बैठे हैं, बैठ के तय करेंगे कि ये जमीन हमारी है, ये नहीं है। वजीर बल्दियात एक है, लेकिन हो ये रहा है कि ये सारे लोग खामोश हैं और वो अरबों रुपए की जमीन के ऊपर, ये यही जगह नहीं है, कराची के अंदर दीगर जगहों पे भी वाटर बोर्ड की जमीन को चॉकआउट किया गया है उनको बाकायदा प्लान के तहत, और उसके तहत जो है इसका वो उस पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्यों कहा जाता है कि कुछ भी अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी उसकी सरपरस्ती कर रही है? अभी आपने खुद सुन लिया, आपने जो बात सुनी है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से समझ आ चुकी होगी कि पीपल्स पार्टी का हाथ है पीछे, कहीं ना कहीं सपोर्ट है जिसकी वजह से ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो रही है। आप क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट देखिए, इल्जामात लगाना तो बड़ा आसान है और उसका दिफा करना मुश्किल होता है। तो मेरे भाई ने भी जिस तरह कहा, तो लैंड ग्रैबर्स तो आपको पता है कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ये स्पेशली कराची या सिंध का ही मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। और ये तजियाकार भी है मेरे भाई, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये ज़्यादा हाईलाइट होती हैं चीज़ें। तो अभी आपने देखा था कि अभी पिछले ही लास्ट वीक में ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो जिन केसेस पे हेयरिंग्स हुई उसमें ये लैंड का भी इशू था जो इलीगली ऑक्यूपाइड हुई हुई, तो उस पर काम तो हो रहा है। देखें, लैंड ग्रैबर्स तो अरसे दराज से चले आ रहे हैं, उसकी सरपरस्ती सियासी जमातें नहीं करती, उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, सियासी जमातों का उससे ताल्लुक़ नहीं है और सियासी जमातों को उनके ऊपर एलिगेशन रखते हैं कि जी उनकी सरपरस्ती कर रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हुई उसकी मुखालफत भी हुई और उसके इक़दामात में भी पीपल्स पार्टी बड़े सपोर्ट करती रही कि लोगों को इंक्रोच ना किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि वो रीसेटलमेंट के बड़े इश्यूज़ होते हैं उनमें। अभी आप देखें कि जितनी भी चीज़ें हुई जो लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो हेयरिंग्स हुई उसमें यही सिचुएशन थी कि जितने रीसेटलमेंट्स के लोग थे वो अभी तक इलीगली वो बिल्कुल बेबयान है बिल्कुल। तो वो सारा चीज़ें देख रही है और इस तरह से पीपल्स पार्टी जिस तरह से इक़दाम कर रही है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी इक़दाम हैं कि जी वज़ीर बल्दियात भी इसमें पेश हैं और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी। और अब ये चीज़ें आप देखेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला स्ट्रीम लाइन में और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कराची की जो सिचुएशन अभी भी थी और जो एक खौफ था, मतलब ये खौफ हर एक आम इंसान में था और ये खौफ उन लोगों में ज़्यादा था जिन लोगों के घर थोड़ी सी बारिश में ही भीग जाते थे। ठीक है, तो अल्लाह का बहुत करम है कि हम बच चुके हैं, हम सेफ हैं उस हादसे से। मतलब मैं तो हादसा कहूँगी कि अल्लाह ना करे कि अगर वो तूफ़ान आ जाता तो बहुत बड़ा हादसा ज़रूर होता, सबके सामने होता। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम बच चुके हैं। आइंदा
फिर ये सिचुएशन ना आए, हम इन हालात से बच जाएं, हमें फिर से बोर्ड ना लानी पड़े अपने कराची शहर में। मतलब शहर है ये हमारा कराची, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और इस कराची जैसे शहर को जब ये डूब रहा होता है, और थोड़ी सी बारिश में, अगर आप देखें ना, सोशल मीडिया आप भी यूज करते होंगे, मैं भी यूज करती हूँ, कि थोड़ी सी बारिश हुई नहीं है कि रोड पे पानी इतना ज्यादा। मैं ये समझती हूँ कि इंसान अगर गलती पर है और काम बेहतर नहीं कर रहा, तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और काम अच्छा करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों पे, जैसे कि अब कराची में कचरा बहुत कम नजर आ रहा है, ये एक अच्छी चीज है, तो मैं इसको जरूर बोलूंगी, और मैं ये पहले भी अपने शो पे बोल चुकी हूँ Thank कि you, अब thank you. कराची में कचरा आपको कम नजर आ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा दिन होगा कि हम कहेंगे कि आज बारिश हुई है और कराची में पानी बहुत कम नजर आया, और सिंध हुकूमत के बड़े अच्छे इकदाम हैं, और हम सिंध हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखें, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चीज़ें अप्रिशिएट की, स्पेशली जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से 3 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया, और अब ये इदारा जिस तरीके से काम कर रहा है, और आप लोगों के सामने जिस तरह से इश्यूज़ हाईलाइट होते थे कि जी पूरे कराची में सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आता है, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का और शहरी हुकूमत का। और जहाँ बात आपने की कि जी पानी खड़ा होने की, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ कि जो पानी के ड्रेनेज का सिस्टम है, बेसिकली ड्रेन आउट होने का, वो उसको हमें हर तरीके से, अभी आपने भी देखा होगा जो बारिशें हैं उसमें भी सारी पूरी शहरी हुकूमत पूरी मशीनरी रोड्स के ऊपर थी, और उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए कि जी उसको पानी को ड्रेन आउट किया। तो लेकिन अगर जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो चीज़ें ड्रेन आउट नहीं होती, तो तकरीबन उसमें 2-4 घंटे तो लगते ही लगते हैं। फिर भी 95% ऐसा था कि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश हुई और वहाँ ड्रेन आउट नहीं हो सका पानी, चूँकि शायद वहाँ निकासी अब का मसला था, और वो नीचे इलाके से बिलो द लाइन थे सारे इलाके, जिसकी वजह से ड्रेन आउट करना उसको मुश्किल होता था। लेकिन वहाँ भी मशीनरी ने काम किया, लेकिन मोस्टली जो शाराएँ थीं उस पर आप देखें ड्राइवेबल थी वो सारी। आप शारा फैसल ले लें उसमें, और बहुत सारे शहीद मिल्लत रोड ले लें, तो वो सब ड्राइवेबल थे और लोग इजीली उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो ये बड़े अच्छे इकदाम हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एकदम से लोग भी चाहते हैं कि जी एकदम से चीज़ें आ जाएँ और हो जाएँ, तो ये नामुमकिन होता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लगते ही हैं। अच्छा, कोई ठीक भी है। सिचुएशन अच्छा, ये बताइएगा, आपकी तरफ आती हूँ, वाटर बोर्ड के हवाले से आपसे फिर से सवाल है कि वाटर बोर्ड पूरे कराची में फैला हुआ है, तो हुकूमत क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? असल में हुकूमत तो समझो कि एक ही है। अच्छा, ये सवाल सारे आपके हैं, मेरे सवाल कुछ और होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी हैं ये जी। सारे वो हैं सवालात, ठीक है, हमारे ही है, मतलब ये कि हम उसमें कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जी वाटर बोर्ड जो है कि इसका वो ताबे है वज़ीर बल्दियात के, केडीए ताबे है वज़ीर बल्दियात के, जो करना है वो वज़ीर बल्दियात को करना है, यानी ये तमाम इकदामात। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि आपके जो वहाब साहब अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर जिनको बनाया, शायद उन पर कोई कमेटी बनाई है कि वो सरकारी ज़मीनों को तायुन करेंगे। क्या है उस तायुन करने से पहले ये बंदरबाड़ इन्होंने शुरू कर दी है, यानी कि वो उसका तायुन करें कि सरकारी ज़मीन किस किस महकमे के पास क्या है, उससे पहले ये मामला इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये है असल में सबसे बड़ा कि जो एकदम से इन्होंने हल्ला बोला है ज़मीनों के ऊपर सरकारी, तो इससे लग रहा है कि पूरा कराची के जो लैंड माफिया है वो इसके अंदर जो है मुलविस है। अच्छा। और वो क्या कर रहा है, किस तरीके से डील कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट किस तरीके से डील कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि शायद वो सब जानते हैं कि यहाँ पे के क्या मामला चलते हैं ज़मीनों के। अच्छा। वो ज़मीनें जो अरबों रुपए की हो गई हैं उसके ऊपर किस तरीके से इन्होंने जो है कि इसका प्लानिंग के तहत कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें सिंध गवर्नमेंट को ख़ास तौर से वज़ीर बल्दियात के इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, और वो तयन करें कि कौन सी ज़मीन। अच्छा, हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो लैंड ग्रेवर ने कब्जा की हुई है वो ज़मीन छुड़ाएं, यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा मामला है कि यहाँ सरकारी ज़मीनों को लेके उनके हवाले किया जा रहा है। ठीक है। तो जो सरकारी ज़मीनें हैं, कल रिजर्वायर बना हुआ है वहाँ पे, कल जो है K4 का मंसूबा है, दूसरे मंसूबे हैं, वो मंसूबे जब आएंगे तो फिर कहाँ जाएगी वो वहाँ की सूरत। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, थोड़ा सा एक बड़ा हॉट टॉपिक है और हर गरीब जो है वो बड़ा तकलीफ में, महंगाई का एक बड़ा शोर है। पहले होता था कि अगर बिल लेके हम खड़े हो जाते थे कि बिल को फाड़ देंगे हम लोग अगर ज़्यादा बिल आ गए और ये हो गया और वो हो गया। अब तो हम लोगों पे इतने दबा दबा के बम के गोले फेंके जा रहे हैं कि हम गरीब बंदा ना दाल खा सकता है, ना सब्जी खा सकता है, ऑयल में खाना भी नहीं बना सकता और चाय मीठी भी नहीं पी सकता, और आटा लाए तो रोटी बनाए और फिर वो किस तरह से रोटी खाए। आप आटा देखिए, 10 किलो आटा इतना महंगा हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा महंगाई है? देखिए, मैं कहूँगा ये तो वफाकी हुकूमत की नाअहली है इसमें,
और आप देखें कि ये वो हुकूमत है, इनसे इकनॉमी संभलने का नाम ही नहीं ले रही। और ये ड्रास्टिकली बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए भी। अब तक जो आप देखें कि 3 साल में इन्होंने जो काम किए इनकी नाअहलियों की वजह से, तो वो सबके सामने है। और इनसे जो महंगाई है वो तो क्या कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। आम जो गरीब आदमी है बेचारा, वो तो समझ रहे पिस रहा है इसमें, और वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अभी आप देखें कि अभी रिसेंटली इन्होंने 2 दिन पहले जो प्राइस बढ़ाए बिल्कुल पेट्रोल की, उसका अच्छा, इम्पैक्ट यहाँ आया। पे वो गुलाब तूफान आ रहा था, इन्होंने अपने गुलाब खोल के रख दिए। पेट्रोल, वो कहते हैं ना, आवाम कहीं ना कहीं बस लगी रहे बेचारी, यहाँ लगती तो वहां से कुछ ना कुछ आ जाता है, वहां लगती तो यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है। ये आवाम बड़ी पिस्त की है, कौन देगा इसका साथ? देखें, ये तो आवाम को समझ में आ जाना चाहिए। जिस तब्दीली का ये नारा लगाते थे तो लोगों को पता चल गया कि ये किस तरह की तब्दीली थी और ये क्या करके जाएंगे मुल्क के साथ। आप ये हुकूमत वाहिद है जिसने अब तक 70 साल में जो कर्ज़े लिए हैं वो तमाम 70 सालों से ज़्यादा कर्ज़े। तो इस वक्त जो कर्ज़ा है वो अराउंड कोई 45,000 बिलियन रुपीज़ के करीब पहुंच चुका है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को कि जो वो इक़दाम कर रहे हैं, या तो अपनी टीम चेंज करें, या अगर नहीं हो सकता तो वो सिंपली गुड बाय कह के, अल्लाह हाफिज़ कह के इस्तीफ़ा दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि जो पहले थे इक़्तिदार में लोग, उनकी ये सारी जो है ये किया धरा सब उनका है, उन्होंने बड़े कर्ज लिए, बड़ी सारी चीज़ें मुल्क में की, जिसकी वजह से जो है अब पिस रहे हैं ना ये, मतलब कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो अब ये पिस रहे हैं। ये अब मुल्क को उस लेवल पे लाने के लिए बड़ी मुश्किलात भी होंगी, महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा, हम लोगों को मरना भी पड़ेगा, फांसी पे भी लगना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये वाली भी है, ऐसा भी हुआ है, आपकी भी नजर में ऐसे केसेस आए होंगे कि कुछ लोगों की अगर जॉबलेस है, उनके पास नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं लेके दिए या भूखे मरते हुए देखा है, तो उन्होंने खुद तो खुदकुशी की, साथ अपने बच्चों को भी मार दिया। ऐसा ही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी हुक्मरान के लिए ये मौत से कम बात है कि उसकी हुकूमत में कोई उसका शहरी, उसका वोटर या नहीं भी है उसका वोटर, और उसके तब्दीली के नारे लगाने वाला भूखा मर गया और अपनी औलाद को भी साथ ले गया? देखिए, इन्होंने जो फ़ायदा पहुंचाया ना, सिर्फ एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुंचाया। इन्होंने गरीब आवाम के बारे में सोचा ही नहीं। और इन्होंने जो पॉलिसीज़ थी, जो साबका गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ थी, उन सब को इन्होंने सिर्फ उनके नाम चेंज हुए हैं पॉलिसीज़ के, और उसके ऊपर उन्होंने जो अपने काम किए वो इस तरह के काम है कि उनको बताया नहीं जा सकता। और वो अभी ऐसा ही होगा कि ये अभी देखें ना, आप जो नैब के सरबराह हैं इस वक्त, जो नैब के चीफ़ हैं, उनका भी आप देख लें कि उनके लिए भी यही हो रहा है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो जो रेफरेंसेस हैं वो तो मौजूद हैं, जो इन्होंने किया, BRT पेशावर देख लें, या RT का देख लें स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल देख लें, और जो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं वो तैयार हैं। और मालम जब्बा में आप देख लें जो रिजॉर्ट्स का स्कैंडल है, बहुत बड़े बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल है। तो ये स्कैंडल्स जो हैं ये इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, और ये वक्त आएगा इनको पता लग जाएगा। ठीक है, आप भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखें, मैं समझता हूँ कि शायद महंगाई, करप्शन, ये सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट का मसला नहीं है। अच्छा। यानी ये सूबाई हुकूमतों का भी मसला है, जिसमें चारों सूबाई के जो इसका हुकूमतें मौजूद हैं। अब अगर आप ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा दीजिए महंगाई फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, तो बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में भी हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि कराची के लिए पहले तो ये होता था कि कराची के लिए लड़ रहे हैं आप, KMC ये लड़ रहा है आपस के अंदर। आज आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने के अंदर सब कुछ कर दिया। बात ये कि कराची अब भी वेंटिलेटर पर है, ज़रा सी बारिश होती है और ये कोई वो ना हो तो वो डूब जाता है। अभी जो पिछली दफ़ा बारिश हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी बारिश, जहाँ नीपा पे और यहाँ पे जो बारिश हुआ था, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम नहीं बना हुआ है, आपने सिस्टम को तबाह कर दिया। आप कोई 2 दिन की हुकूमत में नहीं है, आपको 13 साल हो गए हुकूमत में यहाँ करते हुए। नहीं हो सकता है कि जिस तरह से PTI के साथ होता है कि उनको अच्छा काम करने नहीं दिया जाता, बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, हो सकता है कि सिंध हुकूमत के साथ भी यही हो रहा हो कि वो अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लोग बीच में आ जाते हो ना करने नहीं, सिंध गवर्नमेंट तो उनके हाथ में है ना। सिंध हुकूमत तो उनके हाथ में है। बात ये कराची के लिए आपको सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट क्या लगा रही है? सिंध गवर्नमेंट के लिए सिंध हुकूमत ने क्या लगाया उसके लिए? फेडरल गवर्नमेंट भी नारे लगा रही है, इतने अरब दे रहे हैं, इतने सब कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे जो है इसका पुल और जो तामीर कर रहे हैं उसके लिए भी जो हम इतना कर रहे हैं, यहाँ पर आकर फेडरल गवर्नमेंट ऐलान करती है, जब हिसाब लगाएं तो मालूम है कि सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने पहले दे चुकी थी वो, यानी अभी नहीं दिया, पहले दिया हुआ है।
उसी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है इसका अपना तमाशा लगाए हुए है। यही जो कुछ सिंध गवर्नमेंट को उसके अंदर पैसे देने थे, वो बकौल फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट ने। यहाँ तक के महीनों सालों जो है सिर्फ लाइन के ऊपर और सफाई के ऊपर और आबादी को हटाने के ऊपर जो है इसका इन्होंने गुजार दिए, और वही चक्कर चलता रहा। अब भी सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर सूरत हाल वही है। आप इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर लोगों को लेके आते हैं, लगाया, झाड़ू लगाई, वो किया, लाके खड़ा कर दिया, 500,000 बंदों को खड़ा किया, वो लगे हुए हैं। जिस तरह होता है ना कि किसी एक पसमानदा मुल्क के अंदर कि वो झाड़ुओं से साफ कर रहे हैं, उसके बाद पानी निकल गया, ट्रैक्टरों से हमने देखा कि पानी को निकालते हुए जो है। तो ये इमरजेंसी के अंदर हुआ ना सब कुछ। बात ये हो रही है, वो जो बात आपने की थी कि क्यों हम वो कब देखेंगे कि उस सिस्टम को सही किया जाए। वो सिस्टम को सही करने के लिए पीपल्स पार्टी से मुतालबा अभी का नहीं है। ये कोई अगर नई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में आए तो उससे कर सकते हैं हम कि जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं या आपको करना चाहिए, वो जवाब दे सकती है। लेकिन पीस पार्टी को 13 साल हो गए हैं, बहुत पहले से भी मतलब हुकूमत करती रही है। उसका काम यह है कि वो इन तमाम सियासी उससे हट के कराची के लोगों के लिए सोचे। अगर कराची के लोगों के लिए सोचेंगे तो फिर किसी की भी जो है बल्दिया के अंदर हुकूमत हो, वो उसके साथ ताउन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, सियासी गेम है इस कराची के साथ, जो कि अरबों रुपए 72% जो है कि इसका या रेवेन्यू देता है मरकज को, सिंध को देता है, और यहाँ पे लगने का आप फीसद निकाल के देखें 2% भी नहीं है। ठीक है जी, इस पे और डिटेल में बात होगी। अभी शो में आगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम ब्रेक में इतने ज़्यादा बातों में गुम हो जाते क्योंकि हम लोग बड़ा मुल्क के हालात पे ना तबादला कर रहे थे, इसलिए हंसी भी आ रही। अच्छा चलें जी, इस तरफ आते, महंगाई की बात हो रही थी, हम लोग बड़े महंगाई पे बात कर रहे हैं और वाकई महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो इस पे सिंध हुकूमत क्यों नहीं आवाज़ उठा रही? आवाज़ उठाए, अवाम है, कराची की अवाम, सिंध की हुकूमत अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सिंध हुकूमत को अपनी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए कि अब इससे ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, अब महंगाई कम होनी चाहिए। अब बार बार इस तरह से रेट्स बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से हर चीज़ बढ़ती रहेगी तो गरीब इंसान तो पिस जाएगा। आप देखें कि अगर एक मजदूर है, उसकी जो दिन की दिहाड़ी थी उसको वही मिल रही है। देखिए आवाम तो जो बेबस हो चुकी है इसको, और आवाज़ का आपने कहा तो आवाज़ तो उठा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कल हमारी एक एहतजाजी रैली भी है 3 बजे, और वो इसी से महंगाई से मुताल्लिक ही है। जो विफाक ने इक़दाम किए हैं और जो इनकी नाअहलियाँ हैं, जो इनसे इकनॉमी समझ नहीं रही, तो इस सारी की सारी चीज़ें उस रैली में डिस्कस होंगी और हाईलाइट होंगी। तो अब बाकी और सूबों में देख लें, आप तीनों सूबों में कहीं ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इनका कंट्रोल है ज़ाहिर। और वहाँ आप देख लें, पंजाब में भी देख लें, KPK में भी देख लें, कोई एहतजाजी रैलियाँ या और दूसरे एहतजाज, कुछ किसी तरह की भी कोई सिचुएशन आपको कुछ अनसर्टेन नज़र नहीं आ रही। यहाँ जो सिचुएशन है देखें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, और मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हर दफ़ा ही ऐसा होता है कि जी जो भी विफाक इक़दाम करता है उसके एहतजाज लाजमी रिकॉर्ड किया जाता है। और हमारा एक तरीक़ाकार है जो हमारी पार्टी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि जी आपने उस तरीके से एहतजाज करना है, तो हम उसको एहतजाज करते हैं और उसको विफाक को भी ज़ाहिर आपने सारी चीज़ें देखते हैं तो वो एहतजाज होते हैं उसके मुतालिक। तो मैं कहूँगा कि आवाम जो है बेबस हो चुकी है नाअहलों से, सिर्फ यही हल है कि ये इस्तीफ़ा दें और ये जाएँ। जो चोर चोर का नारा लगाते थे आज खुद चोर बने हैं। ठीक है, अच्छा आपसे एक सवाल करूँगी, आप तज्ज़ियाकार भी, आपको क्या आगे नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले 5 साल फिर PTI क्या? देखिए ये सवाल तो सेकंड कर लें। हाँ। पहले तो मैं इनके अच्छा पहले इनके ज़रूर बिल्कुल कि देखिए ये एक बड़ा मजाक बनता है अवाम के अंदर, और लोग इस बारे में सोचते भी हैं माज़रत के साथ कि हुकूमत में रहने वाले जो हैं वो सियासी अपोजिशन के जो रैलियाँ जुलूस निकल रहे हैं कराची के अंदर जिस तरह, और सियासी पार्टियाँ मतलब ये कि इस पर कर रही हैं, जमात इस्लामी है और आपके अलावा जो है कि इसका दूसरी और पार्टियाँ जो हैं जिस तरीके से उन्होंने जो है कि इसका इशूज़ के ऊपर जो है कि इसका यहाँ के हाईलाइट किया है। अब पीस पार्टी की मजबूरी बन गई है कि वो रैली क्यों निकाले रैली। आप मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट एक प्राइस लिस्ट देती है, ठीक है ना, कि ये प्राइस होगी, उस प्राइस से ऊपर जाके अगर लोग बेचते हैं तो कौन जिम्मेदार है? क्या फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी?
भाई सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, पीस पार्टी जिम्मेदार। अगर मैं तो सिंध गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ये पीस पार्टी कह रहे हैं, तो भाई पीस पार्टी जिम्मेदार होगी ना। बात ये है कि इनका कंट्रोल नहीं है। क्या लगता है सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी अलग है? हैं, देखें बात ये होती है कि जो मतलब एक ही है ना, पार्ट- कंफर्म करें मैं मुझे। थोड़ी मैं खतरे में आ मैं चुकी थोड़ा हूँ, सा मेरी जॉब खतरे में आ रही है। एक तज्जिए के लिहाज से मैं एक बात कर रहा हूँ कि पीस पार्टी डील कर रही है एक सिंध गवर्नमेंट को, उसके अंडर में काम कर रही है, जिम्मेदार पीस पार्टी है बिलाशुबा। लेकिन जो फैसले कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, जिनको लगाया गया, असल में तो टारगेट वो है ना। नहीं, पर आप मुझे ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी के जो अहम ओहदों पे लोग हैं, वो अब हर ठेले पे, हर दुकान पे ये जाके चेक करें कि ये चीज इतने रेट पे अब ये क्यों महंगी बेच रहे हैं। हर इंसान अच्छा, का ये- अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने भी बड़ा आपकी इस बात पे- हलाल नहीं, तरीके से रिस्क कमाना है। नहीं, ये बात आपने की ना, इसलिए मैं गवर्नमेंट कह रहा हूँ, पीस पार्टी का काम नहीं है ये। पीस पार्टी ने हुकूमत में है ना, ये हुकूमत की मशीनरी उनके पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कहीं करप्शन है, कहीं मामला खराब हैं। आप इस चीज को इस लिहाज से नहीं देखें। अच्छा। अवाम कोई तरबियत याफ्ता नहीं है, अवाम भूखी नंगी है। जो ठेले पे खड़ा हुआ है वो भी भूखा नंगा है, जो बेच रहे हैं वो भी भूखे नंगे हैं। जब कानून नाम की चीज नहीं है तो फिर यही होता है जो सूरत हाल बनी हुई है। तो ये कह देना कि पीस पार्टी और सिंध गवर्नमेंट जो है कि इसका वो कर रही है, भाई रैली क्यों निकाल रहे हैं आप कानून की बालादस्ती करें। आधी से ज्यादा महंगाई कम हो सकती है अगर ये अपनी प्राइस लिस्ट के ऊपर जो है कि इसका कंट्रोल कर लें। ठीक नहीं है। करते हैं, इसलिए कि पूरे की पूरी चेन जो है वो करप्शन का शिकार है। हाँ। वो पूरे के पूरे जितने लोग हैं, वो जितने भी बने, फर्ज करें कि मंडी से माल निकलता है, हाँ। वहां पे जब माल आने के बाद जब यहाँ पर आता है तो उसको चेक कौन करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। इनके इदारा मौजूद है, प्राइस कंट्रोल जो है कि इसका इदारा मौजूद है। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि नाहिल लोगों को लाके बैठाए हुए हैं वहाँ पे, वो सोर्स की बुनियाद पर आके बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ नहीं पता क्या करना है, उनके सिर्फ अपने टारगेट हैं जिसको वो पूरा कर रहे हैं। मतलब कुछ पता नहीं है, या पता होने के बावजूद फिर कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं? असल में जब आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों चीजें हैं, अच्छा। यानी पता ही नहीं है और जिनको पता है तो वो अपने किसी और मामलात के अंदर उलझ गए हैं। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है इस गवर्नमेंट। हाँ, अब दूसरा जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी, क्योंकि अब आपने बात ऐसी कर दी कि वहां से भी जवाब लेना बन गया। अब पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी बाद में आपसे बात करूंगी। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मार्केट कमेटीज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाई थी और विफाक ने उसको ख़त्म किया। मार्केट कमेटीज़ का काम ये था कि वो प्राइस इंडेक्स को मॉनिटर करती, ठीक है। वो निज़ाम ख़त्म किया और ये अभी निज़ाम ख़त्म हुआ, पीटीआई की गवर्नमेंट आते ही वो निज़ाम ख़त्म हुआ। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन है कि जब एक चीज़ बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी, फिर उन्होंने जो है ये एक इदारा बनाया, कम्पिटिटिव इंडेक्स उसके नाम से बनाया उन्होंने, कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CCOP। तो जो कंपैरेटिव इंडेक्स दिखता है वो मार्केट कमेटीज़ को ख़त्म करने के बाद बनाया गया। तो ये जो है ये काम विफाक करता है। ये जो चीज़ें होती हैं इम्प्लीमेंटेशन विफाक का काम होता है और वो सूबों को दी जाती हैं कि जी आपने अब इसके ऊपर चलना है। तो जैसे कि मेरे भाई ने ये बात की कि जी सिंध हुकूमत का काम है प्राइस इंडेक्स को कंट्रोल करना, तो जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जो मार्केट कमेटीज़ थी पहले वो जाते थे लोगों के पास मार्केट में, सारी चीज़ें वो करता था, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो वापस ले ली गई हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ये प्राइस 18वीं तरमीम का आपके इख्तियार है। ये क्यों आप फेडरल के ऊपर डाल रहे हैं? ये आपका काम है, आप करें। फेडरल उसने तोड़ दी, उसने तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ये जो कमेटियां हैं तमाम कंट्रोल है ये आप सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में है, ये फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है इख्तियार ये। और सो अभी तोड़ सकते हैं वो जो उनके ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन मार्केट कमेटीज तो बनी हुई थी ना जो सिंध वो गवर्नमेंट आपकी ने बनाई थी। हैं, वो आपकी हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा चलें जी, ये बताएं अगले 5 साल फिर पीटीआई के आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि काफी लोग बड़े खुश भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो मईशत है बड़ी तरक्की कर रही है, हम बड़ी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बड़े अच्छे मामलात हो रहे हैं, पॉलिसी बड़ी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी पिछले लोग बड़े चोर थे तो चोरों की वजह से ये जो है 5 साल ज़रा तकलीफ में गुजरेंगे। ये लोगों की अल्फाज में आपको बता रही हूँ, मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या नज़र आता है तज्जियाकार, एज अ तज्जियाकार, कि अगले 5 साल क्या पीटीआई के हैं? देखें जी, इसका जवाब तो 2 जुमलों में हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसको अलहदा करते हुए कि यहाँ पे गवर्नमेंट या हुकूमत जो बनती हैं, क्या वो अवाम मुंतखब करते हैं उनको? जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इस टाइम, तहरीक इंसाफ जो बैठी हुई है, क्या वो पिछले इलेक्शन जीत के आई है? यानी ये सवालात भी तो बढ़ते हैं ना। तो बात ये है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो समझती हूँ अवाम करती है। अच्छा चले ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अवाम मुंतखब करते हैं, तो पीस पार्टी भी यही कहती है कि कुछ कुव्वतें हैं जो उनका साथ छोड़ दें, मुस्लिम लीग भी यही कहती है। फिर हम भी देखते हैं कि जो पूरा सिस्टम जो है फ्लॉप हो गया, उसके बाद फिर रिजल्ट आना शुरू हुए। आमिर लियाकत साहब जाके सिचुएशन खतरनाक कर रहे हैं, मेरी जॉब चली जाएगी ना करें। सिचुएशन खतरनाक ना आमिर लियाकत साहब सो जाते हैं, सोने के बाद जो है जब उनको उठाया जाता है कि आप जीत गए हैं, तो ये इलेक्शन की सूरत के हाल के अंदर कोई बहुत बड़ा तज्जियाकार होगा जो बता सकता है कि किसकी गवर्नमेंट होगी।
लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि ना पीस पार्टी हुकूमत बना सकती है और ना ही तहरीक इंसाफ बना अच्छा, सकती है। एमएनए एमपीएस बड़े पीटीआई के कराची से, तो आप ये बताएं आपको क्या नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी में कुछ हलचल मची है कि ये क्या होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत यहाँ से सिंध से तो जीतती है पीपल्स पार्टी, और अब अगर पीटीआई जो है वो अपना झंडा गाड़ रही है तो आगे की क्या आप क्या देख रहे हैं? झंडा तो कोई नहीं गाड़ी, इनको गॉड गिफ्टेड सीट्स मिली हैं। अच्छा, देखिए ना आप, अगर लोकल तो गॉड गिफ्टेड पीपल्स पार्टी को नहीं सीटें मिलती? पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं वो गॉड गिफ्टेड नहीं। आप देखें ना, आप जो यूनियन काउंसिल्स हैं बल्दियाती, अगर आप उस पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें सारा, तो आपको समझ में आएगा कि जो इनके तो एमपी एमएनए गॉड गिफ्टेड सिलेक्टेड हुए ना, इलेक्टेड नहीं हुए, वो सिलेक्ट हुए हैं बेसिकली। उनको पता नहीं था कि जी हम जीत जाएंगे और अचानक पता चला जीत गए। नीचे जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन डिफरेंट जमातों के हैं, या पीपल्स पार्टी के हैं, या एमक्यूएम के, या दूसरी जमातों के। तो ये कैसे जीत गए? इनके तो शहरी हुकूमत में कोई शेयर ही नहीं था। ये तो डायरेक्ट आए और जो है इलेक्शन लड़ा और सिलेक्ट हो गए। तो ये तो स्ट्रेंज सिचुएशन है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से हो, तो वो नामुमकिन होगा। आप नहीं समझते कि अगर इस तरह की सिचुएशन अभी हो गई है तो बाद में भी कभी हो सकती है फिर आगे ये सूरत हाल बन सकती है? इस पे तो मैं कोई जवाब ऐसा आपको सेटिस्फाइड कोई आंसर नहीं दे सकूँगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, ये किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। लेकिन अभी देखें कि आप जो पीपल्स पार्टी ने जो शहर में काम किए, या जो वोटों का रुझान है वो बढ़ा है पीपल्स पार्टी का, जो वोटों का तनासुब है वो वोटों का तनासुब काफ़ी बड़ा है पीपल्स पार्टी का। तो लोग पसंद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, और चाहते भी हैं कि जी पीपल्स पार्टी जिस तरह से काम कर रही है तो उसको सराहते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल जी। और बड़ी मोहब्बत है पीपल्स पार्टी से लोगों की, शहीद बीबी जो उनकी वजह से बहुत मोहब्बत है, और लोग उसी की वजह से मुझे लगता है कि अभी तक काफ़ी लोग उसी वजह से जुड़े हुए हैं, और शायद जुड़े भी रहें उसी वजह से। पर अब पीपल्स पार्टी को भी काम करना होगा। एक आम आवाम की जो है वो आवाज़ है कि अब आप काम करके कुछ दिखाएं, ताकि हम भी सुकून की नींद सोएं, हम भी अच्छे मौसम में ना बाहर निकल के एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी, हम डर खौफ के साथ ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। शो का टाइम अभी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाएंगे। जी नाज़रीन, देख रहे थे आप हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कल संडे का दिन है, कल इतवार है, कल बारिश हुई तो भी मैं आऊँगी, और बारिश ना हुई तो भी मैं आऊँगी। मैं वो हूँ जो बारिश होते हुए भी आती है, क्योंकि लाइव शो है। आपको पता है लाइव शो का कुछ ऐसा होता है कि आपने करना होता है, और फिर ये है कि माशाल्लाह करीब होते हैं घर, तो फिर आप आसानी से आ सकते हैं। तो कल संडे का दिन हुआ, फिर भी मैं आऊँगी, और मेरी इस टेबल पे आपको पकौड़े और चाय मिलेगी अगर मौसम अच्छा हुआ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह सुबह सुबह एंजॉय करना है, मेरे साथ मेरा शो देखना है, और इसी तरह पसंद करते रहना है, इसी तरह अपना प्यार और मोहब्बत देती रहनी है। तो कल 9 बजे से 11 बजे तक फिर मैं हाजिर होंगी, अगर ज़िंदगी ने वफा की। तो अपना रखें बहुत ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।